हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। ठीक है भाई, तो हमारा टॉपिक क्या था भाई? ग्रेविटेशन चल रहा था, जिसके 2 लेक्चर हो चुके थे। ग्रेविटेशन में आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी? हमने बताया था ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है और उसको ही ग्रेविटेशन बोलते हैं। सब ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। 2 लेक्चर में बहुत ब्रीफली इसके ऊपर डिस्कस हुआ था, ग्रेविटेशन क्या होता है, हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए, देखते हैं एक बार। हमने आपको ग्रेविटेशन बताया, ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। ग्रेविटेशन की कुछ थ्योरी दी थी न्यूटन ने, वो बताई थी। ठीक है, उससे पहले भी कुछ थ्योरी दी गई थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे एप्पल की थ्योरी है, एप्पल की थ्योरी मैंने बताया था कि वो रियल थ्योरी नहीं होती है, उसमें कुछ मिथ हैं, मिथिकल बनाई गई है, ये सारी चीज़ें बातें हुई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बताया था F इक्वल टू होता है G m m/r², जहाँ G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सारी बातें हुई थी। उसके बाद में मैंने आपको स्मॉल g के बारे में बताया था। स्मॉल g क्या होता है? बताया था कि स्मॉल g एक्सेलरेशन की तरह होता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद बात हुई थी मास और वेट के बारे में। मास और वेट के बारे में बताया था। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट बताया था। मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पर क्या होगा, अर्थ पर क्या होगा, उन दोनों के बारे में बातें हुई थी। अब हमारे जो टॉपिक आज के हैं वो है केपलर्स लॉ, थ्रस्ट, प्रेशर, बुयांसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल अबाउट फ्लूइड्स। कोशिश करेंगे आज चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है भाई, चलिए। तो केपलर थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ के ऊपर कुछ थियरी दी थी। ठीक है भाई। जोनास केपलर पब्लिश्ड हिज 3 लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन इन द फॉलोइंग ईयर्स। प्लानिटरी मोशन क्या होता है? जो प्लानिट के ऊपर दी हुई थ्योरीज होती हैं। जैसे हमारा अर्थ एक प्लानिट है, उसके बारे में कुछ थ्योरी दी थी कि वो मून के अराउंड या सन के अराउंड, मतलब उसके अराउंड मून कैसे घूमता है या सन के अराउंड अर्थ कैसे घूमता है। और इसी तरह से मार्स के बारे में भी उसको हम बोल सकते हैं। तो ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लानिटरी मोशन बोलते हैं। प्लानिट के जो मोशन होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो 1609 में केपलर ने अपने स्टार्टिंग के 2 लॉ दिए थे। ठीक है, बुक का नाम था एस्ट्रोनोमिया नोवा। उसमें अपने 2 लॉ लिखे थे उन्होंने, जो बहुत फेमस लॉ हैं। तीनों के बारे में बात होगी वैसे तो। ठीक है, और 1619 में केपलर ने अपना जो तीसरा लॉ था वो दिया था हार्मोनिसिस मुंडी, एक बुक थी उसमें। ठीक है भाई, ये तो हिस्ट्री है सारी, कोई ऐसा वो नहीं है। तो पहला लॉ क्या था? केपलर ने कहा था कि जो प्लैनेट होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट कौन सा होता है भाई? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, आपको अगर पता हो कि एक सर्कल की तरह होता है। चलो मैं बना देता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे बना देता हूँ, सॉरी। कुछ इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, और मैथ वाले अगर स्टूडेंट है तो उनको पता होगा, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके 2 फोकस होते हैं। वैसे अभी 9th 10th में ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसके 2 फोकस होते हैं। ठीक है, फोकाई बोलते हैं। एक पहला फोकाई, फोकाई 1, फोकाई 2 बोल सकते हो आप। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा प्लैनेट है, ठीक है भाई, सपोज दैट ये अर्थ है। ठीक है, क्या है भाई? ये अर्थ है। ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं। ये अर्थ है। अब अर्थ जो है इस एक पाथ पर घूमता रहेगा। ठीक है, क्या बताया था? ये बताया था कि अर्थ जो है एक पाथ पर घूमता रहेगा। उस पाथ पर दूसरी तरफ किसी भी एक फोकस पर बोल सकते हो आप, दूसरी तरफ नहीं, किसी भी एक फोकस पर क्या होगा? सन होगा। ठीक है, ये बताया था कि अर्थ जो है वो किसी भी एक पाथ पर घूमता रहेगा जिसके एक फोकस पर क्या है? सन है। ठीक है भाई, और दूसरा फोकस खाली है। मतलब कि ऐसे समझ में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि एक जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर घूमता है, इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है, जिसके एक फोकस पर सन हो। मतलब अगर हम देखें तो हमारा अर्थ सन के पास भी जाता है और सन से बहुत ज्यादा दूर भी जाता है। उन्होंने पहले लॉ में कहा था कि अगर किसी इलिप्टिकल पाथ के एक फोकस पर सन हो
तो उसका जो ऑर्बिट बनेगा उस ऑर्बिट में प्लैनेट जो है वो मोशन करेंगे। ये पहला लॉ था कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर मोशन करेंगे। इसी तरह से उन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया, सेम ऐसे ही एक इलिप्टिकल पाथ होगा, उसके एक फोकस पर सन होगा, एक फोकस पर कुछ नहीं होगा, खाली होगा, ठीक है। जैसे ये सन है भाई, ठीक। दूसरा फोकस कैसा होगा, दूसरे फोकस पर क्या होगा, अर्थ होगा, सॉरी फोकस खाली होगा और उसमें ऑर्बिट पर क्या होगा, अर्थ होगा। अर्थ ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। अब अर्थ पहले यहाँ था, कुछ टाइम बाद उसने यहाँ तक राउंड कर लिया, यहाँ आ गया वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टाइम उसको लगा होगा, ऑब्वियसली लगा होगा। फिर सपोज दैट इतने ही बाद मतलब यहाँ आ गया, कुछ टाइम बाद हमारा अर्थ यहाँ आ गया सन के बिल्कुल पास, और फिर कुछ टाइम बाद यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्या था। थियरी क्या थी, उन्होंने अपने दूसरे लॉ में कहा एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट एन इक्वल एरिया ऑफ स्पेस इन इक्वल टाइम। मतलब कि अगर कोई प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो क्या करता है, वो एक इमेजिनरी लाइन बनाता है और कुछ एरिया कवर करता है। दिख रहा होगा भाई, एक इमेजिनरी लाइन है जो कुछ एरिया कवर कर रही है, दिख रही है लाइन, ठीक है। ठीक है भाई, इमेजिनरी लाइन है जो कुछ एरिया कवर कर रही है। सॉरी, सपोज दैट हमारा अर्थ यहाँ था, यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 मंथ लग गए, या 2 घंटे मान लो, मर्जी आपकी, 2 आवर लग गए, ठीक है भाई, 2 आवर लगे। वो यहाँ से यहाँ आ गया, फिर वो घूमता रहा, यहाँ से यहाँ आने में उसको फिर से 2 आवर लगे, ठीक है। तो क्या कहा था केपलर ने कि इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्टेंस पर वो चलेगा। 2 मंथ लगे, 2 घंटे लगे उसको, 2 घंटे में यहाँ से यहाँ तक उसने जितना एरिया कवर करा, नेक्स्ट आवर में वो इतना ही एरिया कवर करेगा, उससे नेक्स्ट आवर में वो इतना ही एरिया कवर करेगा, उससे नेक्स्ट आवर में वो उतना ही एरिया कवर करेगा। ये उनका सेकंड लॉ था। मतलब कि एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया ऑफ स्पेस इन इक्वल टाइम पीरियड। इतना स्पेस कवर करा, नहीं करा, देखो इतना स्पेस कवर करा और इतना स्पेस कवर करा, तो जितना स्पेस उसने यहाँ कवर करा है प्लैनेट ने, उतना ही स्पेस यहाँ पर भी कवर करेगा, सेम टाइम पीरियड में सेम स्पेस को वो कवर करेगा। क्लियर है भाई। थर्ड लॉ क्या था, थर्ड लॉ दिया था उन्होंने टाइम और रिवॉल्यूशन के, मतलब डिस्टेंस के बारे में। देयर इज अ precious mathematical relationship between a planet's distance from the sun and the amount of the time it takes to revolve around the sun। कुछ मैथमेटिकल वो था, उसमें बताया स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि टाइम का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस इट कवर्स, डिस्टेंस के क्यूब के। बस इतनी बात कही उन्होंने। थर्ड लॉ में कहा कि किसी प्लैनेट को जो टाइम लगता है एरिया कवर करने में, उसका स्क्वायर क्यूब के डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, टाइम का स्क्वायर क्यूब के डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये उन्होंने अपने तीसरे लॉ में कहा। देखो, स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमने में उसको जितना टाइम लगेगा, उसका स्क्वायर वो उतने टाइम में जितना एरिया कवर करेगा उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये उनकी तीसरी इक्वेशन थी। इसके बारे में हम 11th क्लास में एक बहुत लंबी चौड़ी सी डेरिवेशन करते हैं, उसके बारे में हम ब्रीफली देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है थ्रस्ट। इतनी तरीके की फोर्स पढ़ ली। थ्रस्ट भी क्या है भाई, एक फोर्स होती है। क्या होती है? फोर्स होती है। फोर्स मतलब एक परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स मतलब जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पर इस तरह से कोई फोर्स लगाई जाए परपेंडिकुलर, सीधी 90 डिग्री के एंगल पर, तो उसको क्या बोलेंगे? थ्रस्ट बोलेंगे।
कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 90 डिग्री का एंगल पर इधर से मैं प्रेशर मतलब फोर्स लगाऊं तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली अपॉन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगी उसको बोलेंगे भाई थ्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। थ्रस्ट इज डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट। थ्रस्ट किस पर डिपेंड करता है, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आया उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कील होती है, कील को देखो आप, कील बहुत छोटा सा एरिया, बहुत 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 मामूली सा एरिया कवर करती है, ठीक है। और वहीं आप किसी बलून को देखो, उस पर फोर्स लगाओ। अब मैं अगर यहाँ कील ठोकना चाहूँ तो ऑब्वियसली कील आसानी से ठुक जाएगी, नेल होती है नेल, ठीक है। और अगर मैं बलून को यहाँ पर पुश करूँ, कितनी भी फोर्स लगा लूँ, क्या वो इसके अंदर चला जाएगा, नहीं। तो वो डिपेंड करता है किस पर, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है हमारा प्रेशर। प्रेशर क्या है, प्रेशर है हमारा थ्रस्ट एक्टिंग अपॉन यूनिट पर एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के एरिया पर, यूनिट पर एरिया पर हम कितना थ्रस्ट लगा रहे हैं, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। क्या है, प्रेशर डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया अपॉन एन ऑब्जेक्ट। प्रेशर इक्वल टू होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। P इक्वल टू एफ अपॉन ए भी लिखते हैं। मैंने बताया जो आपका थ्रस्ट है वो एक फोर्स है जिसका यूनिट भी न्यूटन होती है। अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक फोर्स है तो यूनिट तो ऑब्वियसली क्या होनी है, न्यूटन ही होनी है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे भाई, पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर के बारे में बताया, प्रेशर को डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। मोस्टली जो कैपिटल से लिखे हुए होती हैं यूनिट, वो किस साइंटिस्ट का ही नाम होता है। एग्जांपल है शार्पनेस ऑफ नाइफ। देखो एक नाइफ ले लो, एक साइड से वो शार्प होता है, एक साइड से वो शार्प नहीं होता, अनशार्प होता है। अब आपको कुछ कट करना है, कोई चिल्ली काटनी है, तो चिल्ली कट करनी है, तो क्या करेंगे आप, शार्प वाली साइड से उस पर फोर्स लगाएंगे, हल्की सी फोर्स में कट जाएगी, है ना। अगर आप शार्प वाली साइड से उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, सेम फोर्स लगा रहे हो आप, सेम प्रेशर लगा रहे हो, सेम प्रेशर में भी वो उसको काटेगा नहीं। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि हमारा एरिया ज्यादा हो गया, ठीक है। एक बात समझने की है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थ्रस्ट के, और प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर आप एरिया को बढ़ाओगे तो प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में लास्ट टॉपिक्स में, लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, आप अगर एक की वैल्यू बढ़ाओगे तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर आप फोर्स बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो तो प्रेशर घट जाएगा। मैंने बताया ना, जैसे अभी शार्पनेस होती है, वो शार्प होता है तो एरिया जो है कम कवर करता है, मतलब एरिया कम कवर हुआ। अगर वो शार्प नहीं है, अनशार्प है, तो देखोगे ना मोटा होता है, हल्का सा थिक होता है, तो कितना एरिया कवर करेगा, ज्यादा एरिया कवर करेगा। और जब वो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो प्रेशर कम लगा पाएगा, ठीक है। अगर हमें किसी चीज का प्रेशर बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हम एरिया को कम करते हैं या फोर्स को बढ़ाते हैं। अब एक कंडीशन में ह्यूमन बॉडी है, जैसे हमें फोर्स लगानी है, तो एक कंडीशन पर जाकर मेरी फोर्स जो है वो मतलब जितनी मैं लगा सकता हूँ उतनी लगेगी, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, ये सिंपल सी बात है। तो क्या होता है, उस कंडीशन पे हम फोर्स तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, एरिया को कम करना शुरू कर देते हैं। मैं कम एरिया कवर करूंगा, ठीक है। अगर मुझे वॉल तोड़नी है तो मैं क्या करूँ, सारी पर एक साथ मैं धक्का दूं, क्या टूट जाएगी, नहीं टूटेगी। मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे एक साइड से तोड़ना शुरू करूंगा, मतलब कम एरिया को टारगेट करके चलूंगा। जैसे जैसे एरिया बढ़ता चल, मतलब जैसे जैसे वो टूटती चली जाएगी, वैसे वैसे उतना ही एरिया वो घटता चला जाएगा। अब मैं सारी वॉल पर एक साथ फोर्स लगाने की कोशिश करूँ तो सारी तो टूटेगी नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाता हूँ, जिससे हमने एरिया कम कवर किया और हमारा प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। शार्पनेस ऑफ लाइट, वाइड व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर। अच्छा ट्रैक्टर में देखा होगा ना, चौड़े चौड़े व्हील होते हैं। क्यों होते हैं भाई, ट्रैक्टर के पतले व्हील क्यों नहीं बनाए जाते, साइकिल वाले व्हील क्यों नहीं लगाते हम। ऐसा होता है जैसे ट्रैक्टर मोस्टली सॉइल पर यूज किए जाते हैं। सॉइल होती है, गीली होती है, गीली मिट्टी में क्या होगा, जो पतले वाले टायर हैं वो क्या होंगे, उस मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, है ना, सॉइल के अंदर धंस जाएंगे। तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर के टायर चौड़े बनाते हैं
जिससे क्या होता है वो सॉइल पर, सॉफ्ट सॉइल पर बहुत इजीली चल सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है शार्प नेल एंड्स। देखो मैंने बताया था अभी नेल के बारे में बताया था ना, बिल्कुल शार्प होता है, क्योंकि क्या है उसे दीवार में मतलब वॉल में हमें आर पार करना है, सपोज दैट, या किसी भी चीज में उसको गाड़ना होता है, अंदर आर पार करना होता है, तो क्या होता है उसको आगे से कैसा बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है। ठीक है भाई, जिससे वो आसानी से अंदर जा सके। आगे देखेंगे प्रेशर ऑन फ्लूइड। फ्लूइड पर प्रेशर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड्स। बिल्कुल सेम डेफिनेशन, सिर्फ क्या आ गया लास्ट में, इन द फ्लूइड्स। प्रेशर की डेफिनेशन सेम। ठीक है। प्रेशर इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ द फ्लूइड एट अ पर्टिकुलर लेवल। अच्छा, किसी लेवल पर, जैसे डायग्राम बना हुआ है, इस लेवल पर कितना इसने वेट गेन कर रखा है वाटर का। अब वाटर है, सपोज दैट इसमें वाटर है और ये यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जितना उस पर वेट है, जितना उस पर पूरा का पूरा वेट आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं प्रेशर। यहाँ पर एरिया कवर नहीं करना, कुछ कवर नहीं करना, यहाँ सीधा सीधा क्या है, जो वेट है, जितना वेट उसने गेन कर रखा है, उसके ऊपर जितना वेट का लोड है, उसको ही क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फ्लूइड्स एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द कंटेनर। देखो फ्लूइड क्या करता है, सपोज दैट आपने देखो ना सिलेंडर भरे होते हैं। अब सिलेंडर क्या करता है, मतलब जो उसके अंदर गैस होती है, वो एक कंटेनर होता है सिलेंडर उसका, उस पर कंटेनर पर अपने चारों तरफ फोर्स लगानी शुरू करती है। नीचे भी लगाएगी, ऊपर भी लगाएगी, और उसके साइड में भी लगाएगी, सरफेस एरिया पर पूरे पर वो क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। ठीक है, प्रेशर लगाएगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसमें एक साइड से उसको गैस को कंटेन करनी शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है उसको सिलेंडर को पूरा खोल दो भाई उसमें से गैस निकल जाएगी, ऑब्वियसली निकलेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगी तो निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उसमें रेगुलेटर लगाकर एक साइड से गैस लेना शुरू करते हैं। अब नीचे से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं, उसका कोई ऐसी बड़ा रोल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर है फ्लूइड्स में वो कैसा होता है, वो चारों तरफ लगता है। वो कहाँ लगाता है, अपने कंटेनर पर लगाता है। ये नहीं कहा कंटेनर पर डाउनवर्ड लगाता है या ऐसे लगाता है साइड्स में, नहीं, उसने कहा कंटेनर पर लगाता है बस, वॉल्स ऑफ द कंटेनर। चलो मैं लिख देता हूं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की वॉल्स पर लगाता है। एट सेम डेप्थ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर मैं सेम डेप्थ की बात करूं तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा भाई, कांस्टेंट होगा। इस हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर सेम प्रेशर लग रहा है, मैं इसको यहां ले जाऊं या यहां ले जाऊं, प्रेशर कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर जो लगता है मैंने अभी बताया वो लगता है वेट से, कितना वेट उसने गेन करा। इस हाइट पर वो सेम वेट को मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर भी इधर भी। मैं इसको यहाँ ले जाऊं, यहाँ भी इतना वेट एक्सपीरियंस करेगा, यहाँ ले जाऊं, यहाँ भी इतना ही वेट एक्सपीरियंस करेगा। मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, यहाँ ले जाऊं, यहाँ भी इतना ही वेट एक्सपीरियंस करेगा, नीचे अगर चला जाएगा। इस वाली लाइन पर मैं इसको कहीं भी ले जाऊं, वो क्या करेगा, सेम वेट को एक्सपीरियंस करेगा। तो जितना वेट वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको ही क्या बोलेंगे भाई, प्रेशर बोलेंगे। सेम प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। इंक्रीज इन डेप्थ विल इंक्रीज द प्रेशर। अगर मैं डेप्थ को बढ़ाऊं, मैंने बताया ना डेप्थ बढ़ रही है, देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब जब डेप्थ बढ़ रही है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। मैं ऊपर लेके जाऊं प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और, बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स क्या होती है, बॉयंट फोर्स होती है जैसे कोई ऑब्जेक्ट पानी के वाटर के अंदर है, तो वो क्या करता है, वाटर उसको ऊपर फेंकता है, थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। देखो एक और फोर्स, कितनी फोर्स पढ़ चुके हैं हम 9th में। द बॉयंट फोर्स इज अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन आइटम दैट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्ज्ड इन द फ्लूइड्स। अगर किसी फ्लूइड के अंदर कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चाहे वो थोड़ा सा रखा है फ्लूइड के अंदर या पूरी तरह से रखा हुआ है, तो क्या होता है, वो उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, बचपन में क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली एक जग लेते हैं, उसको बकेट में अंदर डालते हैं, क्या करते हैं, अंदर डालने की कोशिश करते हैं, मतलब उल्टा करके उसको ऐसे, अब ये गिलास है, गिलास वगैरह को आप जग में अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि उस पर फोर्स लगती है। कौन सी लगती है, बॉयंट फोर्स लगती है। ठीक है भाई, कौन सी फोर्स लगती है, बॉयंट फोर्स लगती है। इसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है,
ये अपथ्रस्ट फोर्स भी कहलाती है। अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगता है इससे, ठीक है। कुछ नहीं है, बस अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर चाहे थोड़ा सा है चाहे पूरी तरह से है, तो वो फ्लूइड उसको बाहर ऊपर की तरफ पुश करता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बोयेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अ बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली इन फ्लूइड्स अपीयर्स टू लॉस इट्स वेट, ये इंपॉर्टेंट है, वेट, सॉरी वेट वाला वेट, वजन वाला, ठीक है। अगर कोई बॉडी किसी फ्लूइड के अंदर है तो वो क्या करती है, उसका वेट कम हो जाता है, हमें कम उसका फिर वेट अपीयर होता है, कम तो होता नहीं, वाटर के अंदर किसी चीज को उठाओ उसका वेट कम लगेगा, वाटर से बाहर किसी चीज को उठाओ उसका वेट ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि पहले से ही उस पर एक फोर्स तो अप्लाई हो रही है ना ऊपर को जाने के लिए, अब थ्रस्ट फोर्स उस पर पहले लग रही है, अब थ्रस्ट फोर्स उसको ऊपर करने की कोशिश करेगी, हमने फिर उस पर ऊपर से फोर्स लगा दी, तो हमें क्या होगा, उसका वेट कम फील होगा, ठीक है। रीजन यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर होता है तो उसका वेट कम फील होता है। क्यों होता है कम फील, क्योंकि उस पर एक फोर्स तो ऑलरेडी लगी हुई है, अब थ्रस्ट फोर्स जो हमारी बोयेंट फोर्स है वो ऑब्वियसली उस पर लगी हुई है ऊपर की तरफ, अब उसको हमने एक और फोर्स लगा दी पुल करने के लिए, ठीक है, तो हमें उसका वेट कैसा हुआ, कम अपीयर होगा। बोयेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी, अब ये डेंसिटी क्या है, ये आपके लिए कुछ नया है, ऑफ फ्लूइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, डेंसिटी डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये कोई फ्लूइड है, इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से हैं, ठीक है भाई, बहुत 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 पास पास, ठीक, ये फ्लूइड है, फ्लूइड है और इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत बहुत पास हैं, ठीक है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स बहुत बहुत पास हैं। अब मैंने कोई और फ्लूइड लिया, ये कोई और फ्लूइड है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, वैसे इतना नहीं होता, वो तो बस एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको जो याद रहे। तो बच्चों डेंसिटी जो डिपेंड करती है वो किस पर करती है, गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा है कम है, इसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा है, जिसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप कम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, जिसके मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालूं तो वो बहुत इजीली नीचे चला जाएगा, सेम उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी और मतलब फ्लूइड के अंदर डालें, जैसे ऑयल के अंदर डालकर देखेंगे तो वो धीरे धीरे अंदर जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, डेंसर ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस मोर बॉयंट फोर्स, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर पुश करेंगे, तो मॉलिक्यूल ही तो पुश कर रहे हैं, जो हमारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं या किसी भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल है वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा, बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगी। ऑब्जेक्ट विल लार्जर वॉल्यूम सरफेस एरिया एक्सपीरियंस मोर बॉयंट फोर्स बिकॉज दे डिस्प्लेस मोर फ्लूइड्स व्हिच इंक्रीजेस द अपवर्ड फोर्स ऑफ थ्रस्ट एक्टिंग अपॉन देम। अगर ज्यादा वॉल्यूम होता है तो वो भी क्या करते हैं, ज्यादा बॉयंट फोर्स को वो करते हैं, प्रेशर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करने लगेगा। फिर वही वाली बात, अब डेप्थ वाली बात पर आते हैं। अब सेम डेप्थ पर देखो, यहां मॉलिक्यूल कम, यहां मॉलिक्यूल ज्यादा, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूं, मैंने एरिया बढ़ाया, सरफेस एरिया बढ़ाया, एक इतना सा ऑब्जेक्ट है और एक मैं इतना बड़ा ले लेता हूं, इसमें भी यहां तक है वाटर, इसमें भी यहां तक है, तो सिंपल सी बात है, इस एक पर्टिकुलर हाइट पर इस पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, इस पर मॉलिक्यूल कम होंगे, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो ज्यादा अपथ्रस्ट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल। आगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन से क्या मतलब है, आपने देखा हो कुछ चीजें अगर वाटर में डालो तो तैर जाती हैं, फ्लोट करती हैं, और कुछ सिंक हो जाती हैं, डूब जाती हैं, ठीक है भाई। तो क्या होता है, अ बॉडी विल फ्लोट ऑन लिक्विड इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपको ब्रीफली तो पढ़ना है तो 11th में जाके पता चलता है, पूरी तरह से उसको अवोगाड्रो नंबर वगैरह लगाकर केमिस्ट्री में आप डिफाइन करोगे,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको बताई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक डेंसर है, कम डेंसर है, लेस डेंसर है, ठीक है। डांसर वाला डेंसर नहीं बोल रहा हूँ, डेंस 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 मतलब होता है मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होना, रेयर मतलब मॉलिक्यूल दूर होना। ठीक है भाई, कभी डेंस समझ लो डांस बोल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी के जो मतलब डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से, फ्लूइड की डेंसिटी से कम है तो वो फ्लोट करती है, डूबती नहीं है। अगर वहीं पर किसी बॉडी की डेंसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की या लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए तो वो डूब जाएगी। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास मॉलिक्यूल ज्यादा है, वो डूब जाएगा। इसके पास मॉलिक्यूल कम है, ये तैरेगा। तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन में किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में आप रखो, फ्लूइड में आप रखो, वो वहीं रहेगा, ना डूबेगा ना तैरेगा, जहां जिस कंडीशन पे छोड़ दो वहीं रहता है। वो कंडीशन क्या होती है, जब उस ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल फ्लूइड के मॉलिक्यूल से या उसकी डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से बिल्कुल ही इक्वल हो, ना कम हो ना ज्यादा। इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड। क्या बोलते हैं? सबमर्ज्ड डेप्थ। इक्विलिब्रियम बोलते हैं कंडीशन को। इक्विलिब्रियम मतलब वो नहीं हिलेगा, चल ऐसे ही रहेगा, ठीक है भाई। A body will be in equilibrium at submerged depth if the density of the body is equal to the density of the liquid। अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल होगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, देन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम एट द सेम डेप्थ। ठीक है, मतलब कि वो वहीं रहेगा, ना हिलेगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, जहां है वहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी भी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ होगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? आर्किमिडीज ने कहा था अपवर्ड बुओयंट फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड whether partially or fully submerged is equal to the weight of the fluid that the body displays and acts in upward direction at the center of the mass of the displaced fluid। अच्छा, ये जो आपके लिए बिल्कुल नई चीज आई है, सेंटर ऑफ द मास। सेंटर ऑफ द मास क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट जिससे उस पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा, देखो रुका हुआ है। तो ये जहां मैंने अपनी फिंगर रखी हुई है, ये इसका सेंटर ऑफ द मास है। ठीक है भाई। आर्किमिडीज ने कहा था कि अपवर्ड बुओयंट फोर्स, और जो बुओयंट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है वो कब लगती है? जब कोई बॉडी इमर्ज हो फ्लूइड के अंदर, या तो पूरी तरह से या कम। ठीक है, अगर उसका वेट इज इक्वल टू द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस एंड एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। फ्लूइड के सेंटर ऑफ द मास की तरफ चलना शुरू कर देती है वो बॉडी। ठीक है, क्या कहा था कि कोई बॉडी अगर किसी वाटर के अंदर है, ठीक है, किसी भी वाटर फ्लूइड के अंदर हम उसको रखते हैं, तो उस बॉडी पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। वो तब तक लगती है जब तक कि वो उस फ्लूइड्स के सेंटर ऑफ द मास की तरफ नहीं चला जाता। सिंपल, बिल्कुल। ठीक है। सबमरीन विल सिंक और फ्लोट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द वाटर इन इट्स टैंक। सबमरीन जो है वो फ्लोट भी करती है और सिंक भी करती है, पानी में तैरती भी है और डूब भी जाती है। वो रीजन क्या है? उसके टैंक के अंदर कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है। हॉट एयर बलून विल राइजेस व्हेन द एयर इनसाइड इट्स गेट हॉटर। उसका रीजन भी है, देन इट बिकम लाइटर देन द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। एक बलून होता, बलून देखा ना आपने, वो वाला बलून होता है, चौड़े वाले चलते हैं। ठीक है, अच्छा चैप्टर का लास्ट है ये, चलो यहाँ बना दे। बलून देखा होगा ना, धमाल देखी होगी, धमाल। धमाल में पैसा चला जाता है इसमें। ठीक है भाई। इसके अंदर गैस भरी होती है। अब जैसे जैसे ये गैस गर्म होनी शुरू होती है, मतलब इस बलून में जो हमारे अंदर गैस भरी हुई है वो गर्म होनी शुरू होगी। हॉट होते होते क्या होता है? ये उड़ना शुरू कर देता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जिस एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है वो उससे ज्यादा हॉट हो जाएगा, और जैसे जैसे हॉट होगा तो गैस का जो वेट है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है भाई। चलिए, चैप्टर फिनिश हो गया भाई, वाह। अब इसके न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, न्यूमेरिकल सीरीज चलाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। चैप्टर खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।